ठीक है, हम जो है हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने कल बताया था आपको कि ये सेमी एम्पिरिकल थ्योरी है, क्योंकि इसमें जो हम कूलम इंटीग्रल्स और जो रेजोनेंस इंटीग्रल वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड है उनको रखते हैं हम जब सर्कुलर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। और दूसरा ये जो हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पे अप्लाइड होती है, और प्लेनर मॉलिक्यूल्स जो कंजुगेटेड और होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स पे, और कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है, ये बताया था हमने दूसरा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी, कि इसमें जो एक कार्बन एटम्स पर यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सेपरेबिलिटी रहती है, मतलब सेपरेटली हम उनको ट्रीट करते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को और पाई इलेक्ट्रॉन्स को। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सेम कार्बन एटम पे जो है इंटरेक्शन भी नहीं होता है। और देखिए क्या होता है कि हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन में मॉलिक्यूल है और एक्स जेड एक्सिस पे अलोंग जेड एक्सिस जो है, जो कि परपेंडिकुलर है, अलोंग जेड एक्सिस हमारा जो है क्लाउड है पाई ऑर्बिटल्स का, तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसमें जो है ये जो है परपेंडिकुलर मूव करता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये सब बताया था। इसके बाद जो हमने एजम्पशन होते हैं, हम हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब अप्लाई करते हैं तो हमने कुछ एजम्पशंस मान रखे हैं, जिसमें अभी मैं कुछ तो बता चुकी हूँ। जैसे एजम्पशंस में क्या है कि एक तो यही है कि सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स की सेपरेबिलिटी, यानी हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कंसर्न्ड होते हैं, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल की पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो जैसे इथिलीन में हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल की जो स्टडी है हम केवल इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन से कर लेंगे। ऐसे ब्यूटाडीन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की हम कितनी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन से हम पूरे ब्यूटाडीन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं। देखिए कितना आराम मिल जाता है हमको। तो दूसरा इसमें ये है हक्केल मॉलिक्यूलर के एजम्पशन में 2 हो गए पॉइंट हमारे। तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो इसमें हैमिल्टनियन होता है वो हैमिल्टनियन जो है एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते, मतलब उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम HMO में एक्चुअली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं। तो जब सॉल्व ही नहीं करना है तो हमें जो है हैमिल्टनियन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चूंकि कूलम इंटीग्रल लेने हैं और ये रेजोनेंट इंटीग्रल है, इसके लिए इनको डिफाइन करने के लिए हम जो है हैमिल्टनियन ऑपरेट यूज करते हैं। क्योंकि हमारी जो हक्केल मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने कौन सा वेरिएशन अप्रोक्सीमेट मेथड यूज किया है इसमें, और अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करने के कारण इसमें हमने कौन सा मेथड लिया है, वेरिएशन मेथड लिया है। और वेरिएशन मेथड लेने के कारण हम इसमें एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, और ये भी एजम्पशन है इसमें कि जो ट्रायल वेव फंक्शन बनता है वो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला प्रिंसिपल भी लगता है LCAO का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स
को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। और ये कौन सी, इनको क्या बोलते हैं, 2p पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो हमारा 5 वेव फंक्शन बनता है, जो ट्रायल वेव फंक्शन बनता है हमारा, वो किसका होता है, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 phi1 C2 psi2 एंड C3 psi। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वेव फंक्शन, जिसको हम ट्रायल वेव फंक्शन बोलते हैं, ये हमारा बनता है। एक एजम्पशन इसमें ये भी है कि हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट जितने भी होंगे ऑर्बिटल्स, उन सब के स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, जैसे इथिलीन में हमारे 2 हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा एजम्पशन है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे उन हैमिल्टोनियन जो होता है, उन सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स के हैमिल्टोनियन का मतलब सम होता है। जैसे मान लीजिए 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हमारा। तो जैसे इथिलीन के लिए यहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसमें जो हैमिल्टोनियन है वो हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसमें जो है ये हम वेरिएशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कर रहे हैं। तो ये सब हमारे कुछ एजम्पशन हैं। और ये एक एग्जाम्पशन ये भी है कि हम जो है इसमें इंटीग्रल्स यूज करते हैं, अल्फा और बीटा, कूलम और रेजोनेंस इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल्स यूज करते हैं। और ये हो गया हमारा। और ये जो है सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो पाई ऑर्बिटल्स को या रिप्रेजेंट करती हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये भी है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट बनता है वो देखिए, जो कंजुगेट कार्बन एटम है, साइज ऑफ जो डिटर्मिनेंट है, that depends upon the number of conjugate atoms. Number of conjugates, जैसे हमारे इथिलीन में 2 हैं हमारे, तो 2 के कारण हमारा उसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। तो ये सब चीज़ें हम ये एजम्पशंस कुछ मान के और हम जो है आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है इसमें कि ये जो है हमारे लिए, मान लीजिए कि हमारी पास कि ये इथिलीन स्टेबल है कि नहीं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और एक और जो जनरली एग्जाम में बोल दिया जाता है चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली वो चार्ज नंबर है पर बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी। तो हम जो है चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इसकी, और इसके हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं इथिलीन का, हम इथिलीन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इथिलीन का हकिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो हमने एजम्पशन माने हैं, और केवल इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करते हैं, उसी से पूरे इलेक्ट्रॉन की हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी निकाल। तो देखिए हम अब जो है इथिलीन की एनर्जी निकालेंगे। इस इथिलीन की हम जो मॉलिक्यूल है, इस इथिलीन मॉलिक्यूल का HMO की हेल्प से हम जो है एनर्जी निकालेंगे, वेव फंक्शन निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करके या चार्ज नंबर बोल दीजिए, और हम इसमें पाई बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये सब हम जो है इथिलीन के मॉलिक्यूल में करेंगे। तो इसके लिए हम जो है इथिलीन के मॉलिक्यूल के लिए हम पहले इसका जो है स्केलेटन बना लेते हैं, CH2 एंड
CH2। ये क्या है हमारा इथिलीन मॉलिक्यूल। और इस इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको लीनियर वेरिएशन फंक्शन भी बताया था, तो उसमें हम जो है इक्वेशन ये डिराइव करते हैं, और वो था हमारा NC कार्बन ऑफ, और ये था हमारा HRS माइनस ERS CSI दिस इक्वल टू 0। तो इसमें R जो है rth कार्बन एटम होता है, और S जो है हम यहाँ पर ऑर्बिटल नंबर ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम पर 2 कार्बन एटम है, उनको हमने नंबर दे दिया कार्बन एटम 1 और कार्बन एटम 2। तो हम जैसे जो 2 इक्वेशन बनाएंगे, वो 2 इक्वेशन कैसी बनेंगी हमारी, H11 माइनस ES11 और H11 माइनस ES11 H ये बनेगा हमारा प्लस, ये देख लेते हैं जरा, ये है हमारा जो है तो ये हमारी देखिए ये बनेंगी H11 ES11 और C1 प्लस H12 माइनस ES12 C2 ये बराबर 0। और देखिए ये है H21 माइनस ES21 C1 प्लस H22 माइनस ES22 C2 बराबर 0। तो हमें इस इक्वेशन से मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही हमको, या जितने डिग्री का हमारा डिटर्मिनेंट होता है उतने ही डिग्री की हमको n डिग्री की जो है हमको पॉलिनोमियल्स मिलती हैं बार। तो अभी हम इस इक्वेशन से देखें तो इस इक्वेशन से हमारे पास 2 कार्बन एटम है, तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ये इसमें अभी क्या देखेंगे कि ये फर्स्ट कार्बन एटम है, rth नंबर कौन सा है, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, ये भी हो गया, ये तो वही रहेगा, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड कार्बन एटम ऑफ सेकंड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हमने जो है 2 इक्वेशन हमारे पास तैयार हो जाते हैं। अब यदि हमारे पास इस इक्वेशन को करें और वेव फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो देखिए हमको इस इक्वेशन से किस तरीके से हमको इस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे H11 माइनस ES11 और H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21 और H21 माइनस ES, ये हो गया 22 ES। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये भी वही रहेगा, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम डिटरमिनेंट में इस तरीके से ले लेते हैं तो इसको बनाते हैं। और ये जो है दूसरा ये होता है C1
और C2 ये बराबर क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो हमने किस तरीके से स्केलेटन बनाया, इसमें हमने ये इक्वेशन यूज करी, उस इक्वेशन से हमने फिर जो हमने डिटर्मिनेंट में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में हम जो है क्या करते हैं, हम इंटीग्रल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये जो कूलम इंटीग्रल्स और रेजोनेंस इंटीग्रल्स हैं ये सब हम रखते हैं। तो आपको बताया था जब कि जैसे मान लीजिए ये H यदि R S है, तो यदि R बराबर S होगा तो ये जो है कैसा कहलाएगा, कूलम इंटीग्रल, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। HRS में जब R बराबर S होता है तो वो क्या कहलाता है, कूलम इंटीग्रल कहलाता है, उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरे सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए अल्फा जो कूलम इलेक्ट्रॉन है वो हम समान रखते हैं। हालांकि कार्बन एटम्स के एटमॉस्फेयर जो है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर डिफरेंट रहता है, फिर भी हम जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए या सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम अल्फा जो है बराबर रखते हैं। अब दूसरा इंटीग्रल है, इसको कूलम इंटीग्रल बोलते हैं, और दूसरा जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, H R हो जाएगा जब ये R बराबर, और दूसरा इंटीग्रल H R व्हेन R इज नॉट इक्वल टू S, तब हम इसको कौन सा इंटीग्रल बोलते हैं, रेजोनेंस इंटीग्रल बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो इस रेजोनेंस इंटीग्रल बीटा की वैल्यू तब 0 होती है जब एडजेसेंट कार्बन एटम हमको नहीं दिखाई देते। एडजेसेंट कार्बन एटम जो है स्ट्रक्चर से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आया, H12, H13 अलग हो गया, H21, ये सब पास है, एडजेसेंट कार्बन एटम है। H34 हमारे एडजेसेंट है, पास है। H45 एडजेसेंट है, पास है। 23 ये H23 ये सब पास है। तो एक तो हम इससे नंबर से देख लेते हैं, और दूसरा हमको स्ट्रक्चर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्केलेटन में इस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंजीन ले लें तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 1 और 6, लेकिन ये एडजेसेंट है, तो स्ट्रक्चर में जरूर जाना पड़ता है। ब्यूटाडीन में देखिए आप 1 और 4 ये एडजेसेंट होगा, जबकि दूर हैं। इसी तरीके से हम यदि साइक्लोप्रोपीन में लेंगे तो हमारा ये 1 और 3 जो है 2 से भी जुड़ा है और 3 से भी जुड़ा है। तो ऐसे टाइम में हम बीटा की वैल्यू जो है 0 नहीं रख सकते। तो इसके ऊपर खास विशेष ध्यान दीजिए आप स्ट्रक्चर देख के कि हम किस मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यदि पास हैं R12 और तो हम जो है 1-2 जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके लिए बीटा की वैल्यू होती है 1, यानी ये लिंक्ड रहने चाहिए। जो कार्बन एटम से ये कनेक्टेड रहता है बीटा, उसकी वैल्यू यदि निकाल लेते हैं तो वो 1 आती है, और जब कनेक्टेड नहीं रहते हैं दो कंजुगेट कार्बन एटम तो जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो कनेक्शन देखना चाहिए कि वो लिंक्ड है कि नहीं। अगर लिंक्ड है तो बीटा की वैल्यू 1, अगर लिंक्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो बीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो वो यहाँ पर हम कूलम इंटीग्रल्स और बीटा इंटीग्रल्स की वैल्यू जो है रखेंगे। अब देखिए हमारे पास H11 है यहाँ पर, तो हम जो है इसको रिड्यूस करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो हमने 2 डिटर्मिनेंट बनाए, तो हमारा क्या बना था, H शॉर्ट में इधर लिख दे रही हूँ, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12
H21 माइनस ES21 H22 माइनस ES22 और ये था और हमारा ये था C1 एंड C2 दिस बराबर 0। तो नेचुरली ये तो हमारे कोफिशिएंट है, ये तो हमारे 0 हो नहीं सकते। C1 एंड C2 कांट बी 0, दीज आर कोफिशिएंट। हमारा ये जो है ये डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ मैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास H11 इसका मतलब सिमिलर है, R बराबर S के है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे अल्फा माइनस E की जगह E S11। तो ये बताया था कि ये यदि R बराबर S हो तो इसके लिए ओवरलैप के लिए भी ये होता है R S। ये क्रोनिकल डेल्टा लेते हैं, ये आपको कई बार पढ़ाया है। तो इसमें यदि R बराबर S होता है तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, RS बराबर तब 1 हो जाता है। और क्रोनिकल डेल्टा जब R बराबर S नहीं होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इसमें ये कौन सा ओवरलैप कूलम है, ये S जो है ओवरलैप इंटीग्रल को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा R बराबर S तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फा माइनस E। पहला ये किसमें मिल गया हमको अल्फा माइनस E। दूसरे में आइए, यहाँ पर जो है हमारा लिंक्ड है 1 2 से, हमने स्केलेटन में देखा 1 हमारा 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू बीटा आ जाएगी क्योंकि 1 होगी वैल्यू। अब E S क्रोनिकल डेल्टा 1 2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया बीटा। अब H21 देखिए, यहाँ पर हमारा कौन सा इंटीग्रल लगेगा, रेजोनेंस इंटीग्रल लगेगा। 2 1 जुड़े हुए हैं, जैसे 1 2 जुड़े हुए थे ऐसे यहाँ जुड़ा होगा। और 2 1 S क्रोनिकल डेल्टा 2 1 बराबर बराबर नहीं है, R बराबर S नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बीटा मिल जाएगा। अब इधर आइए H, यहाँ पे कौन सा कूलम इंटीग्रल लगेगा, कूलम इंटीग्रल अल्फा, ये अल्फा हो गया माइनस ES22। अब S क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होगी क्योंकि यहाँ R बराबर S है, 2 बराबर 2। तो E 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा E का, तो ये हमको E। तो ये हमारा जो सेक्युलर डिटर्मिनेंट था अब हमारा हक्केल डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको बीटा से डिवाइड करते हैं। इसको बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फा माइनस ई बीटा, बीटा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस ई बाई बीटा। इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हम जो है अल्फा माइनस ई बीटा को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x से दिखा देते हैं। तो आपको जो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट वो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको x, ये बीटा बाई बीटा 1, बीटा बाई बीटा 1 और ये x, दिस इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, ये इंटू ये, तो दिस यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है HMO में 3 का, हम जिसका एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। सरल है लेकिन वही मतलब आपको बहुत
वर्क करना है, मतलब आपने डिटर्मिनेंट बनाने हैं, फिर कई सारी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इसमें तो केवल 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बहुत सरल है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी मिलती है, ±1। यहाँ से हम जो है हमको वैल्यू मिल गई x बराबर ±1। तो देखिए हमने एनर्जी यहाँ से झट मिल जाएगी हमको, क्योंकि हमने अल्फा माइनस ई बाय बीटा हमने क्या रखा है, x। तो हम लिख सकते हैं दैट अल्फा माइनस ईटा ई बराबर जो है ये जो हो जाएगा बीटा, और x कर दीजिए, और e बराबर क्या है आपका, e बराबर हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा x हो जाएगा। x की आपके पास 2 वैल्यू है, तो एनर्जी की आपके पास 2 वैल्यू मिल जाएंगी। व्हेन x बराबर 1 देन e बराबर अल्फा माइनस बीटा 1, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। And when x बराबर -1 then e is equal to alpha minus beta -1, that is alpha plus beta। तो यहाँ से आपको एनर्जी की, मैंने कहा था जितने डिटर्मिनेंट n/2 2/2 ऑर्डर का था, तो आपको n भी कितनी मिल गई, 2 पॉलिनोमियल्स आपकी 2 एनर्जी की आपको 2 इक्वेशंस मिल गई। तो यहाँ से देखिए आपको एनर्जी की वैल्यू मिल गई। आप कैसे लिख सकते हैं, आप जब ये हमने किससे निकाला है, जब व्हेन x बराबर 1, तो हम x बराबर -e1 -1 ले लेते हैं। -1 के लिए हम क्या मान लेते हैं, e1 है, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और व्हेन x बराबर +1 है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, e2 मान लेते हैं, और दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अब ये कैसे डिटरमाइन करें कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो ये हमारे पास मैंने बताया था, ये सेमी एम्पिरिकल थ्योरी है। सेमी एम्पिरिकल थ्योरी होने के कारण जो है हमने जो कूलम इंटीग्रल्स और रेजोनेंस इंटीग्रल्स की हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमारे पास हैं, हाँ, और वो हमको मिली हुई हैं। तो ये नेगेटिव में होते हैं, अल्फा कूलम्स और बीटा कूलम्स इंटीग्रल की जो इनकी वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव होती है। तो अब नेगेटिव हिसाब से देखें तो E1 बराबर अल्फा माइनस बीटा होगा, और E2 कितना होगा, क्योंकि हम अल्फा और बी माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। और E2 कितना होगा, E2 विल बी, और ये भी माइनस अल्फा होगा, तो ये माइनस अल्फा और ये माइनस बीटा, दोनों हमको ये वैल्यू मिलेगी। और जब हमको E2 की निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो हमें क्या मिलेगी, माइनस अल्फा माइनस माइनस बीटा, इट मीन माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो डेफिनेटली कौन से ज़्यादा लेस नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये लेस नेगेटिव है, क्योंकि इसमें समथिंग विल बी डिडक्टेड आउट, तो पॉजिटिव का, और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव वैल्यू देन दिस। तो इसलिए हमारी ये जो बनेगी कौन सी, अल्फा प्लस बीटा की, यानी जो हमारे x बराबर -1 से जो बनेगी E1, और कौन सी बनी है, अल्फा प्लस बीटा, ये मोर नेगेटिव है, तो ये हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे देगा। और x बराबर जो 1 से मिली है जो E2, एंड दैट इज अल्फा माइनस बीटा, ये हमको जो है हायर एनर्जी देगा। तो यदि अल्फा पे, इसका मतलब अल्फा पे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो है 0 है। तो
इसका हम यदि डायग्राम बनाएं तो हमको इसका डायग्राम कैसे मिलेगा? ये मान लीजिए हमारी कौन कौन सी हैं, शाई 1 है 2pz, और ये शाई ये 2 शाई 2pz। तो हमारा ये जो दो, इन दो से हमारी जो मिलेंगी, ये हमारी अल्फा प्लस बीटा होगी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? E1 को, और ये E2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये है हमारी अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे इससे नीचे एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, और ये हमारी इससे ऊपर एनर्जी। अब नेचुरली आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहेंगे तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 पाई, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे किस में पहुंच जाएंगे? इसमें पहुंच जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी हमारे पास कितनी है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास ये इस तरीके से एनर्जी आ जाएगी। एक एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे की हमारे पास क्या है? अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यही हम बता देते हैं आपको कि क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग 2pz, जो 2 पाई ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो इसी के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे न्यूक्लियाई और जो मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पोटेंशियल के कारण जो हमारे ऊपर के पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो मूव करता रहता है, यानी इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन को हम जो है हैमिल्टोनियन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो जहाँ के हमारे पास इंटीग्रल कूलम जो हैं, कूलम इंटीग्रल और रेजोनेंस इंटीग्रल हैं, उनमें हमने हैमिल्टोनियन का यूज़ किया है। और ये हमारे उस हैमिल्टोनियन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई जो कि एक्स वाई प्लेन में है, जबकि हमारा जो क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो अराउंड एक्स जेड एक्सिस है, अराउंड जेड एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। तो हमारे इनमें जो इंटरेक्शन होता है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन हैमिल्टोनियन। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग होंगे, मिले नहीं होंगे, एटॉमिक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी जो कि अभी कंबाइन नहीं हुई हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 2 पाई 2p एटॉमिक 2p पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके लीनियर कॉम्बिनेशन करके 2 पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, 2p पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 2p पाई हमको मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दे रही हैं, जिनकी हमें एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे एक एक पाई इलेक्ट्रॉन था, जिनकी एनर्जी कितनी थी? अल्फा प्लस अल्फा, यानी 2 अल्फा। अब क्या हो गया, हमारे पास जो ये 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गई, उनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, उनकी एनर्जी कितनी है अभी हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि ये एनर्जी जो है जब एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं होती है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाएगा तब उसकी एनर्जी कैलकुलेट होती है। जिस एनर्जी लेवल पे होगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का ये उस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है? अल्फा प्लस बीटा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2। तो अब यदि हम ये तो हमारे क्या हो गया बनने के बाद की है, और पहले की कितनी है? 2 अल्फा।
तो 2 अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना बचा 2 बीटा। 2 बीटा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये बीटा इज नेगेटिव, बीटा इज नेगेटिव, इसलिए ये जो एनर्जी आई है हमारी कैसी आई है, दैट एनर्जी इज नेगेटिव, यानी बॉन्डिंग होने के बाद जो एनर्जी हुई है वो डिक्रीज हुई है। और जब आपको मालूम है सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज होती है तो सिस्टम कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। जब आप थक जाते हैं तो एक जगह बैठे रहना चाहते हैं, जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो आप घूमना नहीं चाहते, आप में स्टेबिलिटी, थकावट के कारण आप एक जगह स्थिर होना चाहते हैं। इसी तरीके से जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऐसे याद रख लीजिए, नेगेटिव एनर्जी से स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूल जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है। इथिलीन तो मिलता ही है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा, इसी को हम कह देते हैं पाई बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि पाई बॉन्ड बने हैं। हम तो पाई बॉन्ड ही डिस्कस कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्कस कर रहे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये इस तरीके से जो है मान लीजिए हम लेते हैं तो ये जो है हमारा पाई बॉन्ड जो है बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये कौन से बनते हैं, ये 2 पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो ये हमारी एनर्जी कैलकुलेट हो गई और पाई बॉन्ड एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा डिस्कस करेंगे कि अब हम वेव फंक्शन इस इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन कैसे निकालें। तो नाउ कम फॉर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज फाई। हमने वेव फंक्शन कौन सा माना है, फाई माना है। और ये कौन सा वेव फंक्शन है, हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। और नेचुरली ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक पाई ऑर्बिटल C1 Ψ1 एंड C2 Ψ2। ये हमारे जो है ये हमारा कौन है, ट्रायल वेव फंक्शन है। वेरिएशन प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट मेथड में वेरिएशन मेथड लगा रहे हैं इसमें। तो ये कैसे निकालें हम, अगर हमें C1 और C2 पता लग जाए तो हम वेव फंक्शन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो निकाला था हमारा जो वेव फंक्शन आया था वो इस तरीके से आया था, H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 H21 माइनस ES21 और E22 माइनस ES22। और यहाँ हमारे क्या थे, C1 और C2। E22 हाँ ES, हाँ ES22 ये हो गया, हाँ H22 माइनस ES22 ये हो गया। तो हमने देखा था कि हमें इसकी जगह हमने क्या लिख लिया था, x लिख लिया था। इसकी जगह हमने क्या लिख लिया था, 1 आ गया था। इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया था, x आ गया था। और इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया था, 1 आ गया था। ये हमारा क्या था, 1 और ये हमारा क्या था, x। तो कोफिशिएंट के साथ आपको पहले हम ये ले लेते हैं, पहले एक रो के साथ पूरा कॉलम एग्जॉस्ट कर लेते हैं, फिर दूसरी रो के साथ फिर कॉलम एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, C1x प्लस C2 बराबर 0 और C2x C2x प्लस C2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। एक बार हमारे पास when x is equal to 1, when x is equal to 1, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं हम। when x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, C1
प्लस C2 बराबर 0, इसका मतलब C1 बराबर किसके है, माइनस C2। ये वैल्यू जो कब आई, जब हमने x बराबर 1 रखा। x बराबर 1 के साथ हमारी वैल्यू क्या है, C1 माइनस C2, C बराबर माइनस C2। और यदि हम एक बार हम C1x माइनस C1 रख लें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, C1 बराबर C2। तो when x इज इक्वल टू -1 तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, C1 बराबर C2। तो अब हम देखिए वेव फंक्शन तैयार करते हैं हमारा अपना। अब हमने देखा कि हमारा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर 1 है। कोफिशिएंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक जगह तो हमने C1 स्क्वायर रख लिया और C2 की जगह हम कितना रखेंगे, ये वाला ले लेते हैं, C1 बराबर C2। तो यहाँ भी हम क्या रख लेंगे, C1 स्क्वायर बराबर 1, 2C1 स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा C1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। कोफिशिएंट क्या हमारा ये क्या हो गया, 2C1 स्क्वायर, तो C1 बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। तो C1 स्क्वायर बराबर 1/2, तो C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ये आ गया। ठीक है, अब हाँ ये होगा हमारा 1/√2, सॉरी। अब देखिए एक बार हमने इससे वैल्यू निकाली जब C बराबर C2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 बराबर प्लस माइनस 2 आएगा। लेकिन हमने तो क्या माना है, C1 बराबर C2 है, तो C1 जो है हमारा C1 बराबर C2 यानी प्लस 1/√2। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा लेते हैं हम। दूसरे में हम क्या रखेंगे, C2 की जगह हम लिखेंगे माइनस C1 होल स्क्वायर। माइनस C1 स्क्वायर यानी 2C1 स्क्वायर बराबर 1, C1 स्क्वायर बराबर प्लस हाफ। तो C1 बराबर, यहाँ पर हम जो है C1 बराबर एक में हमने माइनस C2 रखा है, तो यहाँ हम C1 और माइनस C2 का रिलेशन रखेंगे। यदि हम C1 हाफ लेंगे तो C2 कितना लेंगे हम, माइनस हाफ। और एक में यदि C1 और C2 बराबर हैं तो C1 हाफ और C2 भी हाफ। देखिए ये चीज़ देख लीजिए कि जब हमने x बराबर 1 रखा था तो हमारे C1 बराबर माइनस C2 आया था। दिस इज 1/√2। तो ये हमारा जो है इस तरीके से वैल्यू आ गई इसकी। एक बार हमारा जब हमने क्या लिया था, ये x बराबर 1 लिया था, x बराबर 1 लिया था, उस केस में हमारा क्या वैल्यू आ गई थी, C1 बराबर माइनस C2 के। तो जब हमारे इसमें वैल्यू निकलेगी तो हम एक बार जब हम 1/√2 लेंगे C1 को, तो हम C2 को क्या लेंगे, हम माइनस 1/√2 उस केस में, जबकि हमारा क्या है, x बराबर 1 है। और जब हमारा x बराबर -1 है उस समय हम क्या लेंगे, C1 बराबर C2 बराबर 1/√2, ये हम वैल्यू रखेंगे। क्योंकि देखिए अभी हमने C1 x प्लस C2 बराबर 0 लिया था, तो माइनस x रखा था ये, तो माइनस C1 माइनस के साथ कौन सी वैल्यू आई है, -1 के साथ हमारी वैल्यू आई है
C1 बराबर C2 और प्लस वन के साथ हमारी वैल्यू आई है C1 बराबर माइनस C2। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारा -1 है, -1 इसका मतलब हमारा कौन सी वो हो गई, दैट वाज अल्फा प्लस बीटा, ये एनर्जी बनेगी हमारी -1 के साथ, क्योंकि -1 के साथ हमारी ये और +1 के साथ हमारी कौन सी एनर्जी बनेगी, अल्फा माइनस बीटा। -1 के साथ जिसमें कि हमारे C1 बराबर C2 है, उसके साथ हमारी कौन सी एनर्जी बन रही है, अल्फा प्लस बीटा, और +1 जहां हमारा C1 बराबर -C2 है, उसके साथ हमारी कौन सी एनर्जी है, अल्फा माइनस बीटा। जैसे ये है हमारा अल्फा माइनस बीटा और ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो जो हमारा वेव फंक्शन बनेगा φ1, वो हमारा C1 F1 प्लस C2 F2। तो हमने इसको E1 माना है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन φ1 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कौन सा होगा, E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन φ1 होगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कौन सा होगा, φ2 होगा। तो जो φ1 का है वो देखिए हमको एनर्जी कम दे रहा है, तो एनर्जी कम मिल रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, वेव है, और वेव जहाँ रिजाइड करता, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ रिजाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से, और इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, E1। तो वेव में जब सेम फेज में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, वहाँ पे चार्ज आपस में सेम फेज में होने के कारण मिल जाते हैं। तो सेम फेज होने के कारण ये वाला हम ले लेते हैं व्हेन C1 बराबर C2 और φ1 बराबर हो जाता है हमारा 1/√2 F1 प्लस 1/√2 F2। और जब हम +1 लेते हैं तो हमारा φ2 हो जाता है, जो कि इसको इस एनर्जी लेवल को देता है, तो हमारा कैसे हो जाता है 1/√2 F1 1 - √2 F2। ये इस तरीके से मिल जाता है। तो हमारे में देखिए ये जो जब कंस्ट्रक्टिव फेज होता है तो ये जो है मिल जाते हैं, और ये हमारा बन जाता है इस तरीके से, इसमें कोई भी हमको नोड नहीं मिलता है, और जब ये इस तरीके से होते हैं तो ये हमारा एक का इससे मिलता है, तो ये जो है हमें जो है ये मिलता है, तो हमारे क्या ये जो इस तरीके से हमें किस तरीके से नोड जो है मिल जाती है, यहाँ पे हमको जो है नोड मिल जाती है। ये जो है ये करते हैं तो ये जो है इस तरीके से हो जाता है, तो ये हमारा नोडल प्लेन हो जाता है। नोडल प्लेन यहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो जो अपोजिट फेज में होते हैं उसमें नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इसी में चले जाते हैं। तो देखिए x बराबर 1 था तो हमारा C1x प्लस C2 बराबर 0 था, +1 से ही हमारी वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 बराबर 0, इधर C1 माइनस C2, यानी x बराबर +1 के साथ जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये वाली C1 माइनस C2, और -1 के साथ जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी C1 बराबर C2 होगी, जिससे हमें सेम फेज में होने के कारण
कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के कारण हमको कोई नोड नहीं मिलता है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस हमारी लोएस्ट ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एनर्जी कैलकुलेट करी। अब आता है हमारा चार्ज कैलकुलेशन और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। अब देखिए बहुत सरल है। चार्ज कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है QR। ये चार्ज कैलकुलेशन हमने की, इसका फॉर्मूला होता है समेशन I, यानी ith ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल में कितने, उसको हमने समेशन दे दिया NC तक, और ये है हमारा NJ या jth ऑर्बिटल, यहाँ कुछ नहीं लिखी। jth ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NJ इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारा ये फॉर्मूला होता है हमारा C R² RJ, यानी rth कार्बन एटम पर हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है? J। उसमें उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 2। अब नेचुरली हमारे पास phi1 में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? हमारे इस ऑर्बिटल में, और हमारा phi2 जो है खाली है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना NJ कितना है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और CRJ² कितना है हमारा? देखिए ध्यान करिए, phi1 इज इक्वल टू C1 phi1 प्लस C2 phi2, ये है हमारा। तो फर्स्ट ऑर्बिटल के rth कार्बन एटम पर चार्ज का स्क्वायर, यानी वो J ऑर्बिटल पे जो rth कार्बन एटम है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लें हम, तो वो हमको चार्ज डेंसिटी दे देगा। जैसे 2, यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1/√2। इसमें ध्यान रखिए कि हमेशा जो कार्बन एटम है उस पे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो रहा है कि लेते हम ये वाला फॉर्मूला है CRJ²। तो जो हमारा C2 वो है उसका हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जा पा रहा है। सेकेंड ऑर्बिटल है वो जो उसका हमारा वो, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो phi2 है हमारा, जो phi2 है उसका हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस पे 1/√2 तो हमारा इससे मिलेगा, और 1/√2 हमें किससे मिलेगा? इस वाले से मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1/√2 होल स्क्वायर, and this will be equal to 2 × 1/2, that is equal to 1। तो जो हमारी चार्ज डेंसिटी rth कार्बन एटम पर आएगी that is equal to 1। और ये जो है rth कार्बन एटम पर है, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं अभी आपको ये rth कार्बन एटम पर जो है मैंने चार्ज कैलकुलेशन कराया। अब जब हम जैसे ब्यूटेरिन करेंगे उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जो है उस समय आपको और क्लियर करूँगी। अब आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो देखिए किससे कैलकुलेट होता है? ये हमारा लिया जाता है PQR।
PQR या PRS से ले लीजिए, PRS। ये PRS क्यों लिया, उसमें हमने QR लिया, RH कार्बन एटम पे। यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर ले रहे हैं। बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के, दो एटॉमिक के बीच में होगा, दो एटम्स के बीच में होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, PRS का फॉर्मूला होता है समेशन J, यानी jth ऑर्बिटल, और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Nj इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारा ये बनेगा हमारा JRS, हमारा ये बनेगा CJR और CJS। इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनता है कि jth ऑर्बिटल में rth कार्बन एटम और sth कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब देखिए हमारे में जो phi1 है वो क्या है, 1/√2 F1 प्लस 1/√2 F2, ये है हमारा। और तो हमारे ये क्या हो गया हमारा, Nj कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों CJR और CJS दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर CJR का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/√2, और CJS का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 1/√2। तो दिस इज इक्वल टू 2 into 1/2, दिस इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा 1 आया। ये आपको देता है ये जो है, ये हमें जो है जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन की जो डिग्री पता लग जाती है हमको कि जैसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 100%। जैसे हमने बताया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकेलाइज रहते हैं, तो ब्यूटाडीन में इसी डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन के कारण हम जो है बॉन्ड लेंथ बराबर भी मान लेते हैं। तो ये जो ये बता रहा है कि इथिलीन में जो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये 100% लोकलाइज्ड है। ये बॉन्ड ऑर्डर 100% जो है दिस इन इथिलीन दिस इज 100% लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड इसमें ये नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं और हम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि जैसे बुक्स में लिखा रहता है, ईरा एंड लेवाइन की क्वांटम मैकेनिक्स की किताब है जो कि बहुत अच्छी है। तो ईरा एंड लेवाइन की किताब में ये लिखा रहता है कि हमें ऐसे चार्ज डेंसिटी नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली ये चार्ज नंबर है। तो लेकिन जनरल भाषा में चल रहा है चार्ज डेंसिटी, तो हम उसको चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, और चार्ज नंबर भी जो भी मैंने पहले कैलकुलेट करके बताया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है एथिलीन मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट किए, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किए, और हमने बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टाइम पे दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।